हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका मास एकेडमी ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कुछ चैप्टर पढ़ाया। इसमें एक विलियन, दूसरा विद्युत रसायन। तो उसी क्रम में हम अभी थ्योरेटिकल बात आपसे कर रहे हैं, सैद्धांतिक बातें आपसे कर रहे हैं। अभी न्यूमेरिकल हम लोगों ने चैप्टर वाइज सॉल्व नहीं किया हुआ है। वो न्यूमेरिकल आपका चैप्टर वाइज हम सॉल्व कराएंगे और हमारा ये प्रयास होगा कि वो न्यूमेरिकल जो सॉल्व कराएं वो लाइव आपको सॉल्व कराएं, हम यूट्यूब पर लाइव आकर के। आप सभी लोग जुड़े रहिए और आप सभी लोग यूट्यूब पर अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। और आपसे यही विनम्र निवेदन है। आप सभी लोग इस पर जुड़े रहेंगे तो कुछ न कुछ आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ कंपटीशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फायदे होंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा एक बात जो ध्यान देनी है वो ये है कि हमारे जो पढ़ाने का तरीका है, मेरा उद्देश्य कोर्स पूरा करने का नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि जो चीज़ें आप पढ़ो वो आपको समझ में आए। ठीक है, ये हम हाव 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 करके चिल्ला करके अगर हम कोर्स पूरा कर दें, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप कुछ नोट्स बना करके रट्टा मार लिया, काम हो गया। लेकिन आपको केवल 12th ही नहीं पास करना है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देने हैं। इसलिए इन सब बातों को आप ध्यान रखें। और हमारे जो पढ़ाने का तरीका है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको ऐसा भी नहीं है कि कोई टॉपिक समझ में नहीं आएगा। बशर्ते अगर ये केवल उन लोगों की बात मैं कर रहा हूँ जैसे जिसको बहुत अपने आप को ये लगता है कि नहीं हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ मन में हो, तो आप उन लोगों के लिए बात ही नहीं है। मैं मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ जिनको थोड़ा सा समझने की प्रयास करने की वाली बात है। वहाँ पर आप लोग नोट्स पूरा करने की बात नहीं है, कोर्स पूरा करने की बात नहीं है। कोर्स तो आपके पास समय है, कोर्स तो पूरा होगा ही। जब हम पढ़ा रहे हैं तो कोर्स पूरा होगा। बट आप सभी लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिए। आज हम जैसे होता है ना, कभी कभी कुछ लोग अपने आप को एडवांस ये करते हैं, नहीं मुझे तो अच्छा अच्छा यही है, मुझे तो बात नहीं, कुछ नहीं आता होता, कुछ नहीं है। ये केवल जो है वो दूसरे गुमराह करने की बात करते हैं। ठीक है, आप ये मान करके अपना अध्ययन करो कि आप बेसिक से किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो, उसके बारे में आपको जानना जरूरी होता है। कोई चैप्टर का थीम क्या है, चैप्टर कहना क्या चाह रहा है। अगर चैप्टर का आपके पास थीम बन गया तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत आपको नहीं होगी उस चैप्टर को समझने के लिए। आज हम इस फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन के संदर्भ में एक चैप्टर जो स्टार्ट करने चल रहे हैं। ये आर्थिक दृष्टिकोण से, रासायनिक दृष्टिकोण से वर्ल्ड वाइड बहुत ही फेमस चैप्टर है, बहुत ही प्रचलित आपका ये चैप्टर। और उस चैप्टर को हम लोग हिंदी में कहते हैं रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। पहले माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं इसका एक समरी बता देता हूँ कि आपको इसमें पढ़ने क्या है। रासायनिक बल गतिकी में पढ़ने क्या है, कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान देनी है। तो आए हम आपके चैप्टर की बात करते हैं। रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। आइए, इस चैप्टर को मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करूंगा। हिंदी में भी, शुद्ध हिंदी में भी आपको बताऊंगा और शुद्ध अंग्रेजी में भी आपको बताऊंगा। इससे हो सकता है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इसको पढ़ने का प्रयास करें और चीज़ें कुछ हो सकता है शुद्ध हिंदी में
कुछ समझ में न आ रहा हो तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भी थोड़ा सा एडवांटेज होगा और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी वो रहेगा। तो देखिए, मैंने दो बातें लिखा यहाँ पर, एक रासायनिक लिखा और एक लिखा बलगतिकी। और ये जो केमिकल काइनेटिक्स है, पहले इसका भौतिक अर्थ समझो। ये काइनेटिक्स शब्द जो लिया गया है वह ग्रीक शब्द काइनेसिस से लिया गया है, ठीक है ना। काइनेसिस का मतलब होता है गतिशीलता। हाँ, गतिशीलता इसको कहते हैं। गतिशीलता यानी कि चलायमान जिसको कहते हैं, मूवमेंट होता है, मोशन। उससे ये लिया गया किस में मोशन? केमिकल रिएक्शंस में मोशन, रासायनिक अभिक्रियाओं में गति। अब रासायनिक अभिक्रियाओं में गति यानी केमिकल रिएक्शन में मोशन का क्या मीनिंग है? एक बात। दूसरी बात यह कि रासायनिक बलगतिकी का पूरा समरी क्या है, आखिर रासायनिक बलगतिकी आपको बताना क्या चाहती है। तो पहली बात याद रखिएगा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, अभिक्रिया है तो अभिकारक होगा, अभिकारक होगा तो उत्पाद बनेगा, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया की बात आप कर रहे हो। तो अभिकारक है, उत्पाद बन भी परिवर्तित हो रहा है, तो स्वाभाविक है अभिकारक कंज्यूम होगा, रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, अभिकारक खर्च हो रहा है और उत्पाद बन रहा है, तो स्वाभाविक है हम यहां पर मात्रा की बात करेंगे। मात्रा को रसायन विज्ञान के संबंध में हम सांद्रता के रूप में लेते हैं। सांद्रता को भी हम मोलर सांद्रता के रूप में लेते हैं, मोलर सांद्रता। तो अब इसमें रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग, रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग और उनके क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। यानी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील और वी स्टडी अबाउट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। उसको हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी कहा जाता है। अब रासायनिक बल गतिकी में जो समरी हम आपके सामने रख रहे हैं, इसमें हम पहले अभिक्रिया कितने कैटेगरी में बांटी गई है, रासायनिक अभिक्रिया कितने भागों में बांटी गई है उसके बारे में, यानी व्हाट आर द क्लासी, ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हाउ कैन वी फाइंड आउट द रेट एंड हाउ कैन whose rate can be measured, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एंड व्हाट फैक्टर्स, यानी कौन कौन से ऐसे कारक हैं कैन इन्फ्लुएंस, प्रभावित कर सकते हैं क्या वेलोसिटी, अभिक्रिया की वेग, रेट ऑफ रिएक्शन को। तो आइए हम यहां पर आपको पहले रासायनिक बल गतिकी का जो परिभाषा हिंदी मीडियम में लिखना है उसको आप यहां पर व्यक्त करें। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं, रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को प्रभावित करने वाले
कारकों तथा अभिक्रियाओं के क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। रासायनिक बल गतिकी कहलाती है, ये है इसका परिभाषा। यानी हम अब देखो समरी बनाओ, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, अर्थात अभिक्रिया की वेग क्या होगी, और उस वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन होंगे, और उसके बाद अभिक्रिया कैसे हो रही है, अर्थात अभिकारक उत्पाद में कैसे बदल रहा है, इसको कहते हैं मैकेनिज्म। क्या कहते हैं इसको? मैकेनिज्म। इन बातों का अध्ययन, इन बातों का स्टडी हम जिस ब्रांच में करते हैं उसे हम कहते हैं रासायनिक बल गतिकी। अब एक बात ध्यान रखो, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया स्वेच्छा से हो रही, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसके लिए हम सब लोग ऊष्मागतिकी का प्रयोग करते हैं। अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, अभिक्रिया का होना न होना स्वेच्छा से हो रही है कि नहीं हो रही है, स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, इन सब का अध्ययन हम कैसे करते हैं? ऊष्मागतिकी की सहायता से करते हैं। लेकिन अभिक्रिया में अभिक्रिया किस दर से हो रही है, अभिक्रिया की वेग क्या है, अर्थात अभिकारक की सांद्रता अगर घट रही है तो किस वेग से घट रही है, उत्पाद की सांद्रता अगर बढ़ रही है किस वेग से बढ़ रही है, इन सब का अध्ययन जब हम करते हैं तो वो कहलाती है हमारी केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के नाम से जानते हैं। अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा एक और ट्रांसलेट कर देता हूं इसको। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, the branch of chemistry in which we study about the rate of chemical reaction, factors affecting the rate and mechanism of reaction is called chemical काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, ये रहा केमिकल काइनेटिक्स का अर्थात रासायनिक बलगतिकी का दोनों डेफिनेशन, यानी कि आपका मैंने ये ट्रांसलेट भी कर दिया कि इस तरीके से हम सब लोग केमिकल काइनेटिक्स को डिफाइन करते हैं। और मैंने आपको बोला ना कि आप जरा सा भी लोड न लें, कि तो इत्मीनान से इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो होने का रेट क्या है, यानी उसका वेग क्या है, उस वेग को कौन कौन से ऐसे कारक है जो कुछ प्रभावित कर सकते हैं, व्हिच फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, और उसके बाद हाउ द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, अर्थात अभिकारक उत्पाद में कैसे परिवर्तित होता है, इसको जानना, ये कहलाता है आपका मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की क्रिया विधि कहते हैं इसको। तो अब वन बाय वन पहले मैं आपको ये परिचय करा दूं कि इस चैप्टर में हम पढ़ना क्या चाहते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ना क्या चाहते हैं, तो पहले वो लिस्टिंग मैं कर दे रहा हूं। लिस्टिंग वाइज आप अगर याद कर लोगे समरी बन जाएगा, हाँ ये चीजें, और सीक्वेंस है, वो सबको पढ़ने का अपना अपना एक सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस के आधार पर हम लोग जो है यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो पहला पॉइंट जो हम लोग अध्ययन करेंगे रिएक्शन के बारे में।
दूसरा पॉइंट हम अध्ययन करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और उसके बाद तीसरा जो बात करेंगे फैक्टर्स की बात करेंगे हम लोग, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। उसके बाद नंबर 4 जो बात करेंगे हम लोग यूनिट ऑफ रेट की बात करेंगे। नंबर 5 जो बात करेंगे वह लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन यानी ये देखो, अब क्रिया की बात करेंगे, अब क्रिया के दर की बात करेंगे, अब क्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे, अब क्रिया की इकाई की बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, इसकी बात करेंगे। और उसके बाद फिर छठा नंबर हम सभी लोग रेट लॉ की बात करेंगे, रेट लॉ की बात हो जाएगी। उसके बाद 7वें पर जब आएंगे हम आपसे बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी की, मॉलिक्यूलरिटी अर्थात आणविकता की बात की जाएगी। हाँ, अब उसके बाद देखिए मॉलिक्यूलरिटी जब हो जाएगी, अब उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर देखिए यहाँ पर रेट लॉ वेग नियम की बात करेंगे, आणविकता की बात करेंगे, अवक्रिया की कोट की बात करेंगे, ठीक है। इतना कोट में बहुत सारी चीजें आएंगी, उसकी बात हम लोग करेंगे। और उसके बाद हम थियरीज की बात करेंगे, थियरीज ऑफ रिएक्शन रेट की बात करेंगे, थियरीज ऑफ रिएक्शन रेट यानी कि अवक्रिया के वेग का सिद्धांत या सिद्धांतों की बात करेंगे। इतनी चीजों का अध्ययन हम लोग यहां पर करेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यह अवगत कराऊं कि अवक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो आप ये लिस्ट मेरे साथ बनाइएगा। रिएक्शंस, रिएक्शंस को हम यहां 3 कैटेगरी में बांटेंगे, 3 कैटेगरी में हम अवक्रियाओं को बांटेंगे, ठीक है ना। अवक्रियाओं के 3 भाग हैं, तीनों भाग का नाम याद कर लीजिए। एक होती है तीक्ष्ण अवक्रिया होती है, और वो तीक्ष्ण अवक्रिया का मतलब हो गया कि बहुत फास्ट, इंस्टेंटेनियस होती है वो। एक होती है मंद और एक होती है अति मंद, यानी कि आपका इंस्टेंटेनियस यानी वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। तो अब यहां पर देखिए कि हम सभी लोग इसमें पहला जो ले रहे हैं उसे बोल रहे हैं हम लोग वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। और दूसरा ले रहे हैं वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। और तीसरा लिया जा रहा है मॉडरेट, मॉडरेट रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पलक झपकते ही अगर रासायनिक अवक्रिया हो जाए, पलक झपकते ही रासायनिक अवक्रिया अगर हो जाए तो ऐसी अवक्रियाओं को हम कहते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन, अति तीव्र अवक्रियाएं, ठीक। जैसे यहां पर हमें ज्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, एक्सप्लेन मतलब क्या, मीनिंग बता दिया, एग्जांपल नहीं बता देता हूं, बाद में कोटेशन वाइज आपको नहीं लिखने की जरूरत है, केवल याद रखें। जैसे ये अति तीव्र अवक्रियाएं जो होती हैं उसका एग्जांपल है AgNO3 प्लस NaCl और ये बनाता है क्या आपका AgCl प्लस NaCl, ये बनता है इसका अवक्षेप, ये पीपीटी बनता है, प्रेसिपिटेट अवक्षेप बन जाता है। यानी जली सिल्वर नाइट्रेट में अगर जली NaCl को हम डालते हैं तो तुरंत हमको और स्पॉट क्या मिल जाएगा, AgCl का अवक्षेप, सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, ठीक है।
तो अब ये ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उन्हें हम अति तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं, और ऐसी अभिक्रियाओं के दर को ज्ञात करना असंभव होता है। ऐसी अभिक्रियाओं के दर को हम ज्ञात नहीं कर पाते हैं, और ऐसी अभिक्रियाओं को हम आयनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है ना, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? आयनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसका एक एग्जांपल और देख ले आप, NaOH एक्वस है प्लस HCl, एक्वस का मतलब जली, और यहां बनता है NaCl प्लस H2O। ये अभिक्रिया आपके सामने है जो कि वेरी फास्ट है, एंड वी अनेबल टू मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी इन अभिक्रियाओं के वेग को हम निर्धारित करने में असफल हो जाते हैं। ठीक, यानी पलक झपा अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। ठीक है, दूसरी वेरी स्लो की जो बात है, ये अति मंद दर से होती है, अर्थात ऐसी अभिक्रियाओं को अगर हम अनुमानित करना चाहें कि कितने देर में होंगी, क्या होंगी, इनके लिए बहुत समय लगता है। जैसे वायुमंडलीय नमी, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के कारण लोहे पर जो जंग लगता है, लोहे पर जंग का लगना ये बहुत ही स्लो प्रक्रिया है, बहुत ही मंद गति से होती है। इसलिए ऐसी अभिक्रियाओं के दर को मापना भी बहुत ही कठिन होता है। H2 और O2 की रासायनिक अभिक्रिया अगर करानी हो, H2 और O2 की रासायनिक अभिक्रिया भी बहुत मंद गति से होती है। H2S का टूटना भी बहुत मंद गति से होता है। कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया, कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से CO2 का बनना कमरे के ताप पर यह भी बहुत मंद गति से होता है। इसलिए ऐसी अभिक्रियाओं के दर को मापना बहुत ही कठिन होता है। उसके बाद तीसरी कैटेगरी में जो आता है मॉडरेट में आपका, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जो ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं इनके वेग का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है, अर्थात अभिकारक की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ, उत्पाद की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ, इन सब का अध्ययन हम आराम से कर सकते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके वेग को आसानी से निर्धारित किया जा सकता है उन्हें हम मॉडरेट या इनको आप स्लो कर सकते हो। क्योंकि दो बातें लगा दी हो, वेरी फास्ट लगा दी हो, वेरी स्लो लगा दी हो, तो यहाँ स्लो आप प्रयोग कर सकते हो, जिसको हमने मॉडरेट नाम दिया हुआ है। मतलब न अति मंद न अति तीव्र, बल्कि उनके बीच के रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं जिनके दर को निर्धारित किया जा सकता है, जिनके वेग को निर्धारित किया जा सकता है, ठीक है, जिसमें हम अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं, उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं, वो अभिक्रियाएं मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट अभिक्रियाएं कहलाती हैं, अर्थात मंद अभिक्रिया के नाम से ये जानी जाती हैं। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई कि अभिक्रियाएं क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, तो अब सबसे पहले बच्चों ये बात आप ध्यान रखो, अगर कोई भी पूछेगा ये बताया रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का मीनिंग क्या है, तो आप कैसे जवाब दोगे? ऐसी प्रक्रियाएं या ऐसी प्रक्रिया जिसमें रासायनिक संगठन बदलता हो, रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता हो, उनको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, या रासायनिक परिवर्तन भी उन्हें कहा जाता है। जैसे आप सोचो H2 और O2 के बीच आप अभिक्रिया कराओगे, H2 और O2 का रासायनिक अभिक्रिया कराओगे तो H2O बनेगा। H2 का रासायनिक संगठन क्या था, O2 का रासायनिक संगठन क्या था, और जब H2O बना उसका रासायनिक संगठन क्या हुआ। तो रासायनिक संगठन अगर बदल जाता है, परिवर्तित होता है, तो हम उसे कहेंगे रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया को हम एक समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं, जिसे हम रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटी बात है, मतलब ये 9th-10th में आपको बातें बताई होंगी कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का मीनिंग होता क्या है। अब देखिए, इन सब कहानियों को ध्यान में रखते हुए अब हम इस चैप्टर के अंदर घुसने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और जो हमारा मेन मोटो है वह क्या है कि अभिक्रिया की वेग होती क्या है।
इसी रासायनिक अभिक्रिया की वेग क्या है। तो पहले बच्चों, फिर से मैं कह रहा हूं कि आप वो ध्यान से चैप्टर को समझिएगा। एक बार इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट बन गया तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम केवल अब आएगी जो वो न्यूमेरिकल जो आएगा, और न्यूमेरिकल को सेट करना, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, उनको कोरिलेट करना, क्या दिया है क्या नहीं दिया है, इन सब बातों का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो आइए पहले मैं आपको कुछ, अभी आप ध्यान से 2-3 पॉइंट को सुन लें, उसके बाद फिर नोट्स जैसे बनाते हैं हम बनवाते हैं। फिर आपको मान लो कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है। अब हम यहां पर वेरी फास्ट की बात नहीं करेंगे, अब यहां पर हम वेरी स्लो की बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे स्लो अभिक्रियाओं के जिनके वेग का निर्धारण किया जा सकता है। इसका मतलब हो गया कि हम सभी लोग यहाँ पर मंद अभिक्रियाओं के बारे में बात करने चल रहे हैं। तो अब पूरी केमिकल कॉन्टेक्स्ट में जब ये अभिक्रिया की दर की बात आएगी तो हम केवल दिमाग पे रखेंगे कि मंद अभिक्रियाएं हैं, अर्थात स्लो रिएक्शन है, अर्थात तो मॉडरेट रिएक्शन है, न तो वेरी फास्ट न तो वेरी स्लो। तो दोनों के बीच की कड़ी जो आपके पास है, उन्हीं अभिक्रियाओं के बारे में बात करनी है। तो मान लिया जाए कि हमारे पास ये आर जो है वो पी में बदल रहा है, ठीक है ना। आर क्या है, रिएक्टेंट है। पी क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है तो स्वाभाविक है, बहुत सिंपल सी लॉजिक है, ये जनरल बात आपके पास है। जैसे सीधी सी बात है यार, कि डेली लाइफ में आप देख रहे हो, डेली सुबह शाम दोपहर हम लोगों के साथ ह्यूमन बींग्स हैं, तो वही काम ही है। एक काम तो करना ही करना है, क्या, खाना खाना है। खाना खा लिया, थाली में खाना आ गया, खाना खाना शुरू किए। तो थाली में जब खाना आया था, उस दौरान तक खाने का अमाउंट क्या था, ज्यादा था। समय बीतने के साथ वो अमाउंट क्या हुआ, समय बीतने के साथ वो अमाउंट घटता जा रहा है। तो सीधी सी बात है, जितना थाली या जिस बर्तन में हम खाना खा रहे हैं, उस बर्तन में जितना अमाउंट वो घटेगा, उसी के सापेक्ष हमारे पेट, उस हमारा पेट क्या होगा, वो भरेगा, अर्थात हम सेचुरेशन की तरफ जाएंगे, संतृप्तता की तरफ जाएंगे। तो इसका मतलब हम अपने पेट को क्या मान लें, प्रोडक्ट मान लें, और जो थाली में खाना है उसे क्या मान लिया जाए, रिएक्टेंट। तो घट कौन रहा है, रिएक्टेंट घटेगा, रिएक्टेंट का ह्रास होगा, रिएक्टेंट के मात्रा में कमी आएगी, तो उसी के सापेक्ष प्रोडक्ट के मात्रा में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो अब बात आती है कि अगर रिएक्टेंट क्या हो रहा है, ये घट रहा है, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक है कि अब यहां पर सांद्रता शब्द प्रयोग करेंगे हम, मोलर सांद्रता का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। मोलर सांद्रता का प्रयोग करेंगे, और मोलर सांद्रता का मात्रा क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, ठीक है ना। तो अब आपसे यह कहा जाए कि आर घट रहा है, तो आर कितना घटा और कितना घटने में कितना समय लिया। अगर हमारा पी बढ़ रहा है, कितना बढ़ा, और उतना बढ़ने में कितना समय लिया। ये लॉजिकल लॉजिकल अप्रोच में, फिजिकल मीनिंग से निकालो इसको आप। तो आर अगर घट रहा है तो घटने में कुछ समय लग रहा होगा, कितना घटा और उस घटने में कितना समय लिया। यही दोनों अनुपात अगर निकाल लिया जाए, यही दोनों क्या अनुपात निकाल लिया जाए, तो उसी को हम कहते हैं अभिक्रिया की वेग, रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। अभिक्रिया के वेग रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब हम एकदम सटीक सपाट परिभाषा की बात करें, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद के मोलर सांद्रता में हुए परिवर्तन को, मोलर सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया की वेग कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। माय डियर्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर, समय के साथ अभिकारक क्या होगा, घटेगा, समय के साथ उत्पाद क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब साफ साफ हो गया, जितना अभिकारक घटेगा, जितना अभिकारक का ह्रास होगा, जितना अभिकारक विलुप्त होगा, उतना उत्पाद उत्पन्न होगा। ये बहुत ही लॉजिकल बात, आप बहुत फिजिकली इसको समझने का प्रयास करिएगा कि अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, बदल रहा है, तो जितना अभिकारक बदलेगा उतना उत्पाद बनेगा, जितना अभिकारक घटेगा उतना उत्पाद बढ़ेगा। तो अब हम सब लोग जो ये समरी मैंने आपको बताया कि आर अभिकारक क्या हो रहा है, घट रहा है, प्रोडक्ट हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये जितना घटेगा उतना ये वृद्धि करके बढ़ेगा।
अब इन बातों को अगर फिजिकली आप एज्यूम कर पा रहे हो, पिक्चर बना पा रहे हो, तो अब इसको हम एक टॉपिक में कन्वर्ट करते हैं और टॉपिक का नाम है अवक्रिया की वेग। तो अवक्रिया की वेग क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो आए अवक्रिया की वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, अवक्रिया की वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब आप मेरे साथ ऐसे नोट्स बनाएंगे अवक्रिया की वेग का परिभाषा निकालने के लिए। आर पी, आर पी, आर हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। नीचे आप अपने समझने के लिए, रिएक्टेंट, ये क्या है हमारा, प्रोडक्ट है। ठीक, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। एक्टिव मास ऑफ आर मैं लिख रहा हूं, जैसे वैसे लिखिएगा। आर, आर की मोलर सांद्रता किसमें, मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर। पी, एक्टिव मास ऑफ पी, इसको पढ़ेंगे एक्टिव मास ऑफ आर, एक्टिव मास ऑफ पी, पी की मोलर सांद्रता, यह भी क्या होगा, मोल पर लीटर। ये हमने माना है, ये व्यक्त किया हमने, आर की सांद्रता, मोलर सांद्रता, और पी की मोलर सांद्रता। ठीक है, माना T1 समय पर, T1 ये मान लिया गया, T1 समय पर आर की मोलर सांद्रता बराबर R1, T1 समय पर R1, T2 समय पर R की मोलर सांद्रता बराबर R2, R2। ठीक, इसी प्रकार T1 समय पर P की मोलर सांद्रता बराबर P1, T2 समय पर P की मोलर सांद्रता बराबर P2। ठीक, अब दोस्तों आपको ये मैंने बता दिया कि कौन घटेगा कौन बढ़ेगा, तो क्लियर है। तो आइए हम सभी लोग लिखते हैं इसको, आर के हास का दर, आर के खर्च होने का दर, आर के खर्च होने का दर बराबर, आर के खर्च होने का दर का मतलब क्या हुआ कि आर के सांद्रता में क्या परिवर्तन हुआ, आर के सांद्रता में क्या परिवर्तन हुआ। तो वो परिवर्तन कैसे निकालते हो, तो जनरल बात है, क्या लिखोगे, एक्टिव मास ऑफ R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, T2 माइनस T1 लिखोगे। ठीक, अब अगर हम सभी लोग यहां पर खर्च होने की बात आ रही है तो माइनस साइन लगाओगे और इसे लिखोगे डेल्टा एक्टिव मास ऑफ R अपान डेल्टा T लिखोगे। ये लिखा गया आपके पास। इसे क्या पढ़ेंगे हम, इसे पढ़ रहे हैं क्या, R के खर्च होने का दर, अर्थात R के हास होने का दर।
रेट ऑफ कंज्यूमशन ऑफ आर, रेट ऑफ कंज्यूमशन ऑफ आर आपके पास हो गया माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। ये जो निगेटिव साइन है वो क्या बता रहा है, ये खर्च होने को बता रहा है, ये रेट निगेटिव नहीं बता रहा है, अब क्रिया की दर निगेटिव नहीं बता रहा है, बल्कि अब क्रिया के खर्च होने, यहां पर क्या हो रहा है, अभिकारक के खर्च होने को व्यक्त कर रहा है, अभिकारक के खर्च होने को व्यक्त कर रहा है नेगेटिव साइन। मैं लिख दे रहा हूं नेगेटिव चिन्ह अभिकारक अभिकारक के खर्च होने को व्यक्त करता है। ठीक है, चलो अब आगे देखो, पी के उत्पन्न होने का दर, उत्पन्न होने का दर बराबर क्या लिखोगे, P2 माइनस P1 अपान T2 माइनस T1, यहां प्लस साइन लगाओगे, डेल P बाई डेल टी। ये क्या हो गया, उत्पाद के उत्पन्न होने का दर हो गया, उत्पाद के उत्पन्न होने का दर। अब जरा सोचो आप, हमने अभिकारक को अलग लिखा, हमने उत्पाद को अलग लिखा, लेकिन दोनों में एक बात कॉमन आई कि नहीं, सांद्रता में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों में एक बात कॉमन आई कि नहीं, समयांतराल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी सांद्रता में परिवर्तन भी हो रहा है, समयांतराल भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है। इसका मतलब हम सभी लोग अगर संपूर्ण अभिक्रिया की बात करें तो यही कहेंगे कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद किसी एक के सापेक्ष बता सकते हो आप, अभिकारक या उत्पाद के मोलर सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं, अभिक्रिया की दर कहते हैं, और उस दर को हम अभिकारक के सापेक्ष भी व्यक्त कर सकते हैं और उत्पाद के सापेक्ष भी व्यक्त कर सकते हैं। यानी हम सभी लोग रेट ऑफ रिएक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट व्यक्त कर सकते हैं। तो अब आइए अब क्रिया के वेग का यानी रेट ऑफ रिएक्शन का डायरेक्ट ऑफ डेफिनेशन लिख सकते हो, अर्थात एकांक समय में, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद के मोलर सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया की वेग कहते हैं, अभिक्रिया की वेग कहते हैं। ठीक है, ये हो गई कहानी। अब आप देखिए, अभिक्रिया की वेग का अगर मतलब समझ में आ गया, एक बात तो क्लियर हो गया कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है, घट रही है, समय के साथ उत्पाद की सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अब आप ये बात यहां पर बता सकते हो, इसके सापेक्ष आप लेंगे क्या, समय टाइम, इसके सापेक्ष आप लेंगे सांद्रता। अब शुरू में जरा ध्यान दो, जब अभिक्रिया नहीं हुई है, उत्पाद बना नहीं बना, तो अधिकतम कौन होगा, अभिकारक होगा। तो अब यहां पर ये सांद्रता है, सांद्रता को यहां कहीं आप अधिकतम मान लीजिए किसी समय पर, अधिकतम मान करके अब आइएगा, तो अभिक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगी अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, वो घटती जाएगी।
अभिकारक की सांद्रता घटती जाएगी और अंत में आकर के ये समय अक्ष के समानांतर हो जाएगी। इसका मतलब अब आप साफ साफ कर सकते हो कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं कभी पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि सांद्रता शून्य नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता, इसके पीछे भी कारण है। आगे के टॉपिक में हम लोग लेकर आएंगे, बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो ये अभिकारक के सापेक्ष हो गया, ये हो गया अभिकारक के सापेक्ष। अगर यही ग्राफ हम सभी लोग फिर से ड्रा करें और इसके सापेक्ष फिर लें समय, और यहां फिर वही सांद्रता की बात करें, और प्रारंभ में शून्य कौन है? प्रारंभ में शून्य कौन है? उत्पाद है, क्योंकि अब क्रिया हुई नहीं है। तो अब ये है शून्य, यहां पर शून्य है। तो ऐसे ही फिर ये समय जैसे बीतेगा, उत्पाद की सांद्रता क्या होगी? वो बढ़ेगी। और जैसे अभिकारक की सांद्रता समय अक्ष के समानांतर हो गई, उत्पाद की सांद्रता भी क्या हो जाएगी? समय अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो ये हो गया रिएक्टेंट के लिए, ये हमारा हो गया रिएक्टेंट, और ये हमारा किसके लिए हो गया? ये हो गया हमारा प्रोडक्ट के लिए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये दो अलग अलग ग्राफ मैंने खींच दिए। माय डियर्स, अगर आप चाहो तो दोनों को एक ही ग्राफ में भी आप बना सकते हो, दोनों को एक ही ग्राफ में दिखा सकते हो, और वो आप आराम से ऐसा ग्राफ आपके द्वारा बनाना चाहिए। वह है समय, यह है सांद्रता। तो ये ऐसा ग्राफ हो गया किसके लिए? अभिकारक के लिए हो गया। तो वही बात यहां पर ये उत्पाद के लिए हो जाएगा। ये हमारा हो गया प्रोडक्ट, ये हमारा हो गया रिएक्टेंट। ठीक है, इस तरीके से आप सभी लोग यहां एक ही में वो ग्राफ को व्यक्त करके दिखा सकते हो। ये सांद्रता में कमी को व्यक्त कर रहा है और ये सांद्रता में वृद्धि को व्यक्त कर रहा है। तो मैं यहां हिंट कर दे रहा हूं इसके लिए। सांद्रता में कमी, और ये क्या बता रहा है? सांद्रता में वृद्धि। ठीक है, सांद्रता में वृद्धि, ये है आपके पास वो ग्राफ के द्वारा अभिक्रिया की दर को हमने सांद्रता में परिवर्तन को व्यक्त किया। अभिक्रिया के दर को नहीं व्यक्त किया, सांद्रता में परिवर्तन को व्यक्त किया कि समय के साथ अभिक्रिया की सांद्रता घटती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। ये कहानी हो गई अभिक्रिया की दर को व्यक्त करने का। अब आप जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बोला कि अभिक्रिया की दर अभिकारक के सापेक्ष या उत्पाद के सापेक्ष व्यक्त कर सकते हो। तो मैंने ये भी अपने लेक्चर में बताया कि अभिकारक जितना घटेगा उत्पाद उतना बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभिकारक के खर्च होने का दर जो होगा उत्पाद के वृद्धि के दर के बराबर होगा। अर्थात हम सभी लोग लिख सकते हैं क्या? अभिक्रिया की वेग बराबर माइनस डेल आर अपान डेल टी बराबर प्लस डेल पी बाई डेल टी। ये आपका हो गया संपूर्ण अभिक्रिया के सापेक्ष। अभिक्रिया को लिखने का, अभिक्रिया के वेग को लिखने का तरीका आपके पास ये हो गया। इसके खर्च होने का दर हमेशा इसके बनने के दर के क्या होगा? वो बराबर होगा। जिस दर से वो खर्च होगा उसी दर से वो उत्पन्न होगा। अब बात आती है कि अभिक्रिया की जो दर हमने यहां लिखा, उन दर में कितने प्रकार का होता है, अभिक्रिया का वेग कितने प्रकार का होता है, रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप का होता है। इसके लिए दो बातें याद रखिएगा। एक को हम कहते हैं औसत दर, एवरेज रेट, और एक को हम कहते हैं तात्क्षणिक दर, इंस्टेंटेनियस रेट। औसत दर और तात्क्षणिक दर, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। कैसे समझेगा, कैसे फील करेगा इसको? बहुत सिंपल है बाबा, आसानी से ध्यान रख किसको, कि जब समय अंतराल ज्यादा होगा, समय अंतराल अधिक होगा,
तो वहां जब दर को व्यक्त करेंगे तो औसत दर कहलाएगा वो। समय अंतराल क्या हो, अधिक हो, और उस दौरान जो अपक्रिया की दर को हम लिखेंगे उसे बोलेंगे औसत दर। लेकिन समय अंतराल अति सूक्ष्म हो, अति सूक्ष्म, इनफाइनेटेसिमल हो, वेरी स्मॉल हो, यानी हर पल हर क्षण ऐसी बात की जाए, तब वहां पर दर को हम इंस्टेंटेनियस कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट कहा जाता है। याद करो, पहले फिजिकली याद कर लो। अब क्रिया की दर कितने प्रकार की हो गई, दो प्रकार की हो गई, औसत दर और पाक्षणिक दर, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। जब समय अंतराल अधिक होगा उस समय दर को, उस समय वेग को हम औसत वेग कहेंगे, और जब अति सूक्ष्म समय होगा, हर क्षण की बात होगी, हर क्षण सांद्रता में कितना परिवर्तन होगा, अगर इसकी बात करेंगे तो उसे हम लोग पाक्षणिक दर अर्थात इंस्टेंटेनियस रेट कहेंगे। दोनों को लिखने का अंतर क्या होगा, पहले अंतर समझ लो, फिर वन बाई वन में दिखाता हूं। अगर आपका डेल्टा लगा हुआ है, अगर डेल्टा लगा हुआ है तो आप वहां पर औसत दर की बात करेंगे, और अगर वही डी लगा हुआ है तो हम सभी लोग उसे पाक्षणिक दर अर्थात इंस्टेंटेनियस रेट की बात करेंगे। अगर डी लगाकर लिखा गया, जैसे अभी आपने लिखा डेल आर बाई डेल टी लिखा, माइनस प्लस बात की बात हो गई। अगर ये ऐसा लिखा गया, इसे पढ़ेंगे औसत दर। लेकिन अगर वही लिखा गया डी आर बाई डी टी, अति सूक्ष्म समय, अगर समय अति सूक्ष्म है तो सांद्रता में परिवर्तन भी अति सूक्ष्म ही होगा, सांद्रता में परिवर्तन भी वेरी लिटिल होगा, वेरी स्मॉल होगा। तो अति सूक्ष्म समय में सांद्रता में जो परिवर्तन होगा उसे पाक्षणिक दर, और निश्चित समय अंतराल, निश्चित समय अंतराल या अधिक समय अंतराल में सांद्रता में परिवर्तन जो होगा उसे हम सभी लोग नाम देंगे औसत दर। यानी अब क्रिया की जो वेग है वो कितने प्रकार की हो रही है, का जवाब होगा दो प्रकार की हमारे पास आ रही है, एक एवरेज रेट, एक इंस्टेंटेनियस रेट, एक औसत दर और एक पाक्षणिक दर। और दोनों का अंतर मैंने समझा दिया, अंतर लिखने का, क्योंकि वन बाय वन हम दोनों को अलग अलग अध्ययन में लाएंगे। तो चलते हम लोग अब क्रिया के दर में। पहला लेते हैं हम लोग औसत दर, एवरेज रेट, औसत दर, एवरेज रेट। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को फिजिकली समझ में आ गया होगा, उसका भौतिक जो एक थीम है आपके दिमाग में बन गया होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, हमें सोचना क्या है, हमारी आंखों के सामने क्या आना चाहिए। समय अंतराल अधिक हो जाए, समय अंतराल अति सूक्ष्म हो जाए, यानी कि क्षण की बात करें, पल की बात करें तो पाक्षणिक हो जाएगा, और समय अंतराल अधिक है तो औसत हो जाएगा। तो अत्यधिक समयांतराल, अत्यधिक समयांतराल में अभिकारक, अभिकारक या उत्पाद के मोलर सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया की, अभिक्रिया की औसत वेग कहते हैं। इसे डेल एक्स अपान डेल टी द्वारा व्यक्त किया
जाता है। ठीक है, ये बहुत सीधा सीधा हो गया आपके पास कि आप इसको व्यक्त करने के लिए डेल एक्स अपान डेल टी का प्रयोग करेंगे। मतलब ये हुआ कि बार बार आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है अवक्रिया की औसत दर, बल्कि आप क्या लिख दो, डेल एक्स अपान डेल टी। तो उसको क्या पढ़ोगे, अवक्रिया की औसत दर पढ़ोगे। अवक्रिया की औसत दर उसको पढ़ा जाएगा। तो अब यहां पर हम सभी लोग ले रहे हैं क्या, आर, और ये कन्वर्ट हो रहा है आपका पी में। जरा बच्चों एक छोटी सी बात को ध्यान में रखना, क्योंकि आगे बहुत जरूरत उसकी है। अगर मैं, आप लिखिएगा नहीं, आप समझिएगा, लिखना आपको यहां पर, अगर मैं इसको लिखूं 1R 1P, कोई गलती तो होगा नहीं। आर और पी आपने लिखा, यहां पर 1R 1P लिख दिया। तो जो हम यहां पर 1 लिखे हैं, या आर के साथ या पी के साथ, इसे हम स्टिचियोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिचियोमेट्री कहते हैं। और यह है कुछ नहीं, यह आर और पी के मोलों की संख्या है। आर और पी के मोलों की संख्या। तो आर के मोलों की संख्या 1 है, पी के मोलों की संख्या भी क्या है, 1 है। क्या नाम दिया मैंने, स्टिचियोमेट्री। तो जो अभिकारक या उत्पाद के साथ जो न्यूमेरिक वैल्यू लगा होता है वो उसके मोलों की संख्या को व्यक्त करता है, जिसे हम अपने रासायनिक बल गतिकी के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, स्टिचियोमेट्री बोलते हैं। स्टिचियोमेट्री के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, अब आप जरा ध्यान देना, यहां पर स्टिचियोमेट्री दोनों की क्या है, बराबर है। स्टिचियोमेट्री बराबर है। अभी मैं बराबर की बात आपसे कर रहा हूं कि दोनों के मोलों की संख्या आपस में क्या है, बराबर है, तब की बात की जा रही है। तो आइए अब आप यहां पर क्या लिख सकते हो, आर के, आर के हास का दर यानी खर्च होने का दर, आर के खर्च होने का दर। ऊपर सब कहानी बताई जा चुकी है। आर के खर्च होने का दर क्या लिखोगे आप, एक्टिव मास ऑफ R2 माइनस एक्टिव मास ऑफ R1। ठीक, समय क्या लगा, T2 माइनस T1। ठीक है जी, ये लगा। इसको कैसे लिखेगा, माइनस डेल R अपान डेल टी। डेल लगा हुआ, इसका मतलब समय अंतराल अधिक है, और जब समय अंतराल अधिक है तो सांद्रता में अधिक परिवर्तन भी होगा, सांद्रता में अधिक परिवर्तन भी होगा। ठीक है ना। अब ये कहानी हो गई। R1 R2 क्या है बताया जा चुका है पीछे। R1 T1 पर सांद्रता, R2 T2 पर सांद्रता है। इसी प्रकार P के उत्पादन का दर, P के उत्पादन का दर क्या लिखोगे आप, P2 माइनस P1 अपान T2 माइनस T1 प्लस डेल P। उत्पाद के साथ ये प्लस लिखना आपकी मजबूरी नहीं है। अगर हम किसी भी परिवर्तन में अगर हम प्लस नहीं लगाते तो उसे प्लस मान लिया ही जाता है, लेकिन यहां माइनस लगाना मजबूरी है। अब कहेंगे सर अगर मान लीजिए हमको इसे धनात्मक में व्यक्त करना, क्या करना होगा, -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसमें। ये आपके लिए स्वतंत्र है -1 से मल्टीप्लाई करने के लिए। -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा वो, -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है ना, ऐसा करना नहीं है आपको, आप दिमाग में रखें। कोई पूछ दिया अगर तो क्या करोगे आप, यार मेरे को इसको धनात्मक बनाना है, क्या करेंगे हम, तो -1 से आप इसमें गुणा कर दीजिए, ये प्लस हो जाएगा आपका। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप यहां पर अभिक्रिया की दर लिखो, ध्यान देना दोनों की स्टिचियोमेट्री क्या है, बराबर है। दोनों की स्टिचियोमेट्री बराबर है तो हम यही कहेंगे जिस दर से आर खर्च होगा उसी दर से पी बनेगा, क्योंकि दोनों की मोलों की संख्या क्या बराबर है। तो ऐसी स्थिति में आए जरा देखें हम, अब यहां पर हम लिखेंगे
अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की औसत दर, औसत दर किसको व्यक्त किया? डेल एक्स अपान डेल टी बराबर क्या लिखोगे? माइनस ऑफ डेल आर अपान डेल टी इज इक्वल टू, प्लस लिखना ना लिखना आपकी मर्जी है, डेल पी अपान डेल टी। ये अभिक्रिया की औसत दर को व्यक्त करने का तरीका हो गया। इस तरीके से हम लोग औसत दर को व्यक्त करते हैं। लेकिन माय डियर्स, ऐसा तब लिखेगा जब दोनों का स्टिचियोमेट्री क्या हो? बराबर हो। दोनों का स्टिचियोमेट्री बराबर हो तब औसत दर को ऐसे लिखा जाएगा। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अगर दोनों के स्टिचियोमेट्री बराबर नहीं है, यानी कि जितने भी अभिकारक हैं, जितने भी उत्पाद है, उनकी स्टिचियोमेट्री आपस में बराबर नहीं है, तब क्या करेंगे? तब हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा? आइए थोड़ा सा ध्यान दें। पहले मैं इसी पर एक एग्जांपल और सॉल्व कराता हूं आपको। मान लीजिए अभिकारक आपके पास ए और बी है और दोनों मिलकर के सी और डी उत्पाद बना रहे हैं। बाबू आप सभी लोग स्टिचियोमेट्री को ध्यान देना। स्टिचियोमेट्री अगर दिमाग में बैठ गया ना, उसके बाद फिर कोई भी न्यूमेरिकल जो भी आपके नीट लेवल पर, जेई लेवल पर जो ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं ना, आप आराम से कर डालोगे। अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में वो भी आप आराम से कर डालोगे। यहाँ ज्यादा आपको माथापच्ची नहीं करनी है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ स्टिचियोमेट्री क्या है? एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। तो साफ साफ ऐसे प्रॉब्लम के लिए बहुत ही क्लियर कट कॉन्सेप्ट क्या है? जिस दर से ए खर्च होगा उसी दर से बी खर्च होगा, उसी दर से सी बनेगा, उसी दर से डी बनेगा। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं तो आप लिखो डेल एक्स अपान डेल टी, मतलब औसत दर, तो क्या लिखोगे? माइनस ऑफ डेल ए अपान डेल टी बराबर माइनस ऑफ डेल बी अपान डेल टी बराबर प्लस ऑफ डेल सी अपान डेल टी बराबर प्लस ऑफ डेल डी अपान डेल टी। इस तरह का औसत दर कब लिखेगा रे बाबा? तब लिखेगा जब सबका स्टिचियोमेट्री क्या हो? बराबर। सबका स्टिचियोमेट्री क्या हो? बराबर हो। लेकिन यदि स्टिचियोमेट्री बराबर ना हो तो, अगर स्टिचियोमेट्री बराबर ना हो तो क्या करेंगे आप? तब हमेशा उन, जब आप दर लिखिएगा किसी एक का, अभिकारक का, उत्पाद का, कोई भी आप दर जब लिखिएगा तो उसके स्टिचियोमेट्री से भाग दे दीजिएगा। क्या करना? उसके दर में उसके स्टिचियोमेट्री से आप भाग दे देंगे। यदि यदि स्टिचियोमेट्री पढ़ते समय स्टोइचियोमेट्री, यदि स्टोइचियोमेट्री बराबर न हो तो प्रत्येक के दर को, प्रत्येक के दर को उसके स्टिचियोमेट्री से भाग देते हैं, भाग दे देते हैं, भाग दे देते हैं। जैसे ध्यान रखना, यहां लिखा 2A 3B 4C प्लस 5D। अगर ऐसा है तो आप कतई नहीं कर सकते कि इसके खर्च होने का दर इसके खर्च होने का दर बराबर होंगे, बल्कि आप ये भी नहीं कर सकते कि इनके खर्च होने का दर इनके बनने के दर के बराबर होंगे। तो क्या करेंगे? सबको बराबर करने के लिए, तब हम अभिक्रिया के औसत दर को व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे? सबके दर को उसके स्टिचियोमेट्री से भाग दे देंगे। तो मतलब यहां डेल एक्स अपान डेल टी क्या पड़ेगा? इसको अभिक्रिया की औसत दर बराबर, अब ये माइनस, ध्यान देना, डेल ए अपान डेल टी, यही है ना?
क्या है, ए के खर्च होने का दर है ये, ए के विलुप्त होने का दर है ये, ए के हास होने का दर है ये। तो यहां पर क्या लगा दोगे, इसका स्टोइचोमेट्री कितना 2 है, कर दोगे 1/2। ठीक, ये बराबर क्या होगा, माइनस, अब आगे समझ गए होंगे, 1/3 डेल बी डेल टी बराबर प्लस 1/4 डेल सी बाई डेल टी बराबर 1 प्लस 1/5 डेल डी, और ये हो जाएगा आपका डेल टी। इस तरीके से आप सभी लोग औसत दर को व्यक्त करोगे, कब, जब स्टिचियोमेट्री भिन्न भिन्न होगी। अगर स्टिचियोमेट्री सबकी बराबर होगी तो सबका दर आपस में क्या होगा, बराबर होगा, चाहे खर्च होने का दर हो चाहे वो बनने का दर हो। ठीक है, और ऐसी परिस्थिति में हम अवक्रिया की दर को किसी एक के सापेक्ष आराम से व्यक्त कर सकते हैं। अवक्रिया की दर यही होगी ही, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में आप किसी एक के सापेक्ष अवक्रिया की दर को नहीं व्यक्त कर सकते। अब यहां पर व्यक्त कर सकते हो, अवक्रिया की दर को किसी एक के सापेक्ष अगर लेना हो तो आप आराम से व्यक्त कर सकते हो। जैसे बच्चों सीखोगा, इसको सीखो, कैसे सीखिएगा, या ध्यान दीजिए, ये क्या है, अवक्रिया की औसत दर है। अगर मैं इन दोनों को लूं, केवल इन दोनों को, आइए एक एक मैं सिखा रहा हूं क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल बहुत मिलता है, इसलिए ध्यान से सीखिएगा इसे। देखिए, पहला क्वेश्चन हम ए के सापेक्ष ले रहे हैं, ए के सापेक्ष वेग, ए के सापेक्ष वेग लेना है, मतलब हम केवल इन ही दोनों को लेंगे, जिसके सापेक्ष पूछा गया हो, जो पूछा गया हो केवल उन्हीं को लीजिए, बस जो पूछा गया केवल उन्हीं को लीजिए, पूरे समीकरण को नहीं लेना है आपको, क्योंकि सब बराबर है। अब यहां डेल एक्स हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू -1/2 डेल ए अपॉन डेल टी। ठीक, इसका शब्दों में लिखना क्या लिखोगे आप, ये अवक्रिया की औसत दर है, यानी अवक्रिया की वेग है, ये अवक्रिया की वेग, अवक्रिया की वेग ए के खर्च होने के वेग का क्या है, आधा है। अरे यार इसको हटा दो, ये अगर हम हाफ को हटा दें तो क्या पढ़ोगे, ए के विलुप्त होने का दर, ए के खर्च होने का दर। तो ए के खर्च होने के दर को मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, किसके बराबर हुआ, अवक्रिया के वेग के बराबर हुआ। मतलब अवक्रिया की वेग ए के खर्च होने के वेग की आधी है, अवक्रिया की वेग ए के खर्च होने के वेग की क्या है, आधी है। तो हम यहां लिख सकते हैं, अतः अवक्रिया की वेग ए के खर्च होने के वेग की आधी है। ठीक, ये कहानी हो गई। इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, क्या इसको ऐसे लिखा जाए, 2 इंटू डेल एक्स बाई डेल टी बराबर माइनस ऑफ डेल ए अपॉन डेल टी, ऐसा लिख सकते हो आप। एक को बस केवल एक का अगर विश्लेषण कर लिया, सबके साथ वही होगा, केवल मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, आंसर आप आराम से लिखोगे। इसका मतलब क्या हुआ, ए के खर्च होने का दर अवक्रिया की दर का 2 गुना है। ए का ये क्या बता रहा है, ए के खर्च होने का दर है, इतना क्या बता रहा है, अवक्रिया का दर है ये, अवक्रिया के वेग है ये। तो क्या हुआ, 2 से गुणा किया, मतलब हो गया ए के खर्च होने का जो वेग है वो अवक्रिया की वेग का क्या हो गया, 2 गुना है। यहां शब्दों में क्या लिख सकते हो, अतः ए के विलुप्त या खर्च होने का दर, होने की दर या होने की वेग, खर्च होने की वेग
अवक्रिया की दर की क्या है, दो गुनी है। अवक्रिया की दर की क्या है, 2 गुनी है। अब अगर एक समझ में आ गया तो मैं क्वेश्चन केवल बना रहा हूं, आप आंसर खुद लिखोगे। जरा देखो आप, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, यहां लिखा ए के सापेक्ष। अब हम बी के सापेक्ष लिखेंगे। बी के सापेक्ष क्या लिखोगे तब, डेल एक्स डेल टी बराबर माइनस ऑफ 1/3 डेल बी बाई डेल टी। बताओ भाई, इसका शाब्दिक कर देखो अपने शब्दों में, इसको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करो। इसको 2 तरीके से, इसका भी आपको इसका लिखना है, यहां पर शब्द में लिखो, और इसी को मैं लिखा कि 3 इंटू डेल एक्स अपान डेल टी बराबर माइनस ऑफ डेल बी अपान डेल टी। इसको लिखना है, इसको शब्दों में लिखना है। कौन नहीं लिख सकता यार? अगर ऊपर समझ में आ गया तो कौन ऐसा है जो कि नहीं लिख पाएगा? आप सभी लोग लिख सकते हो। क्या लिखोगे, अवक्रिया की दर बी के विलुप्त होने के दर का 1/3 है, अर्थात बी के विलुप्त होने का वेग अवक्रिया की वेग का 3 गुना है। यानी जो अवक्रिया की वेग है उसके 3 गुना दर से, 3 गुना वेग से ए क्या होती, खर्च होती है, ए विलुप्त होती है, अर्थात ए उत्पाद में परिवर्तित होती है। ये इसका तात्पर्य हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लिखेंगे, आप प्रयास करिए, जो कि ऊपर लिखा हुआ है उसी के सापेक्ष लिखना है, तो आप यहां लिखिएगा इसको, ठीक है। अब उसके बाद नंबर 3, सी के सापेक्ष, सी के सापेक्ष क्या होगा, डेल एक्स डेल टी बराबर प्लस वाला है 1/4 डेल सी डेल टी। एक ये लिखोगे 4 इंटू डेल एक्स डेल टी डेल सी डेल टी, ये है आपका। अब इसको क्या लिखोगे, यहां क्या लिखो, अब क्रिया की दर सी के उत्पादन के दर का 1/4 है, 1/4 है, 1/4 है। यहां क्या लिखोगे, सी के उत्पादन का दर अवक्रिया की दर का 4 गुना है। जिस दर से अवक्रिया हो रही है उसके 4 गुना दर से सी का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। चौथा डी के सापेक्ष, डी के सापेक्ष डेल एक्स डेल टी प्लस ऑफ 1/5 डेल डी डेल टी। एक ये लिखोगे 5 इंटू डेल एक्स डेल टी डेल डी डेल टी। एक ये लिखोगे आप, ऐसे लिखा जाएगा। अब ये 4 क्वेश्चन हो गया। ये 4 क्वेश्चन में से एक मैंने आपको लिखा दिया, 3 आपको अपने से लिखना है और लिख डालिए कॉपी पर इसको। अब उसके बाद 5वां क्वेश्चन जो मैंने बनाया वो बी के सापेक्ष, ध्यान देना, बी के सापेक्ष ए के खर्च होने का दर। बी के सापेक्ष ए के खर्च होने का दर कौन कौन लिया गया, यहां पर, यहां ए और बी लिया गया है। तो माय डियर्स, वो पूरे समीकरण में सबको नहीं लेना है, अब किसको लेना है, केवल ए और बी को लेना है। ए वाला भाग क्या था, -1/2 डेल ए डेल टी बराबर -1/3 डेल बी डेल टी। कह रहा है बी के सापेक्ष ए के खर्च होने का दर। तो अब यहां पर देखिए हम क्या लिखेंगे, ए के खर्च होने का दर निकालेंगे। ए के खर्च होने का दर यही बताता है,
तो क्या करेंगे, 1/2 को उधर ले जाएंगे तो -2 क्या हो जाएगा, 3 डेल बी अपॉन डेल टी। इसका तात्पर्य क्या हुआ, ए के खर्च होने का दर बी के खर्च होने का दर से, बी के खर्च होने के दर से क्या है, 2/3 है, 2/3 2/3 है। यानी जिस दर से बी खर्च हो रहा है उसके 2/3 दर से ए खर्च हो रहा है, ये इसका तात्पर्य हुआ। मतलब अतः अतः ए के ह्रास का दर, विलुप्त होने का दर, खर्च होने का दर, ए के खर्च होने का दर बी के खर्च होने के दर से, दर का लिखिएगा, दर का 2/3 है, 2/3 दर से जो है आपका एक खर्च होता है, इसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष। अब अगर ये समझ में आ गया तो आराम से अब बी के खर्च होने का दर निकाल सकते हो। यहां पर अब बी के खर्च होने का दर निकाल सकते हो ए के सापेक्ष, बी के खर्च होने का दर ए के सापेक्ष आपके द्वारा निकाला जा सकता है। यार जब एक निकाल सकते हो, दूसरा हम क्यों नहीं निकाल सकते। अब आइए छठा क्वेश्चन, सी के सापेक्ष, सी के सापेक्ष डी के उत्पादन का दर, डी के उत्पादन का दर ये निकालना है आपको। अब इस बार किसको लेना है, इस बार किसको लेना है, सीओडी को लेना है। सीओडी को लेना है तो हम क्या लेंगे, प्लस आपका ये सीओडी लेना है, डेल सी वाई डेल टी 1/5 डेल डी डेल टी। डी का लेना है, सी के सापेक्ष डी का लेना है, तो डी का निकालेंगे आप, मतलब क्या लिखेंगे, डेल डी डेल टी बराबर, अब इसको हटाना है, इधर क्या होगा, 5/4 डेल सी डेल टी, ये लिखा जाएगा। यानी डी के उत्पादन का दर सी के उत्पादन के दर का 5/4 टाइम है, 5/4 गुना है। ठीक है, क्या लिखोगे, अतः डी के उत्पादन का दर, उत्पादन का वेग सी के उत्पादन के वेग का 5/4 गुना है। ये कहानी आपके पास हो गई। ऐसे ही अब अगर थोड़ा सा आप विवेक का अपने प्रयोग करोगे, थोड़ा सा अपने आप माइंड का प्रयोग करोगे, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये तो कहानी हो गई व्यक्त करने का, अवक्रिया की दर को व्यक्त करने का। अब आइए केवल व्यक्त करना सिखा दे कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल से। आप जरा देखें, यहां इस एग्जांपल को देखें, एग्जांपल नंबर 2, H2 प्लस I2 2HI, इसका आपको लिखना है दर। क्या लिखोगे, डेल एक्स अपान डेल टी बराबर -1/1 है, तो क्या हो जाएगा, डेल H2 बाई डेल टी, या इसके बराबर होगा क्योंकि दोनों का स्टिचियोमेट्री क्या बराबर है, तो डेल I2 डेल टी बराबर, यहां पर 2 हो गया, क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, डेल HI बाई डेल टी। तीसरा एग्जांपल लिखना है, N2 प्लस 3H2 2NH3, अगर इस पर आए तो डेल एक्स अपान डेल टी माइनस ऑफ डेल N2 अपान डेल टी बराबर -1/2
1/3 डेल H2 बाई डेल टी बराबर प्लस ऑफ 1/2 डेल NH3 बाई डेल टी, ये लिखोगे आप। चौथे एग्जांपल में 2 N2O5 2 NO2 प्लस O2। अब आप देखिए यहां पर आपका हो गया ये 4 NO2 प्लस आपका O2। इस पर लिखना है क्या लिखोगे, डेल एक्स अपॉन डेल टी। फिर से आपको रिकॉल कर दे रहा हूं, डेल एक्स अपॉन डेल टी क्या है, अब क्रिया की औसत दर है। औसत दर क्या हो गया, -1/2 डेल N2O5 का एक्टिव मास अपॉन डेल टी बराबर 1/4 प्लस में डेल NO2 अपॉन डेल टी बराबर यहां पर आपका डेल O2 अपॉन डेल टी। ये अब क्रिया की दर को व्यक्त करने के आपके पास आ गए समीकरण। अब अगर हम छठे एग्जाम्पल में सामान लिखें, ए प्लस बी एम सी प्लस एन डी, अगर ऐसा समान समीकरण आपको लिखना हो क्या करोगे, अब आप यहां लिखोगे डेल एक्स अपॉन डेल टी माइनस ऑफ 1/a डेल ए डेल टी बराबर माइनस ऑफ 1/b डेल बी डेल टी बराबर प्लस ऑफ 1/m डेल सी डेल डी प्लस ऑफ 1/n डेल डी अपॉन डेल टी। इस तरीके से आप सभी लोग अब क्रिया के औसत दर को व्यक्त कर सकते हो अपने समीकरण का उपयोग करके। अगर स्टिचियोमेट्री सबका बराबर है तो कोई बात ही आपको नहीं करनी है, और स्टिचियोमेट्री अगर बराबर नहीं है तब आप इस तरीके से सबके स्टिचियोमेट्री से सबके दर को क्या करोगे, विभाजित कर दोगे और आपका वो औसत दर आ जाएगा। अब उसके बाद ग्राफ के द्वारा हम लोग कैसे औसत दर की गणना करते हैं, तो आइए ग्राफ के द्वारा औसत दर की गणना करना आपको सिखा दें। आप ग्राफ खींचेंगे, इसके सापेक्ष लेंगे आप समय और इसके सापेक्ष आप लेंगे सांद्रता, टाइम एंड कंसंट्रेशन, ये लिया जाएगा। अब आपको हमने ऊपर ग्राफ सिखा दिया है, ये हो गया इसके सापेक्ष, अभिकारक के सापेक्ष, ठीक है। और दूसरा आइए उत्पाद का भी कहानी वैसे ही, ये हो गया हमारा उत्पाद का, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ये हो गया प्रोडक्ट। अब आप क्या करो, एक पर्टिकुलर टाइम डिफाइन कर लो, आप फ्री हो, लेकिन ध्यान देना यहां से दर नहीं निकलेगा, जहां पर ये समानांतर हो गई वहां से दर नहीं निकलेगा। दर केवल वहीं से निकालना है जहां सांद्रता में परिवर्तन नजर आ रहा हो, सांद्रता में परिवर्तन नजर आ रहा हो वहीं से दर को निकालेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहां से बात करूं, यहां से यहां तक की बात करूं, सांद्रता में अच्छा खासा परिवर्तन हो रहा है, हम एक पॉइंट ये डिफाइन कर लिए, ठीक है। ये पॉइंट पर हमने यहां पर ले लिया सांद्रता x1 ले लिया, ठीक है। और उसके बाद हमने ये पॉइंट को डिफाइन कर दिया, ठीक है, इस पॉइंट को डिफाइन किया, और चूंकि यहाँ सांद्रता में परिवर्तन अच्छा खासा है तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर दिए। इस पर आ जाओ, यहां हमने क्या लिखा, x2, तो x1 का टाइम स्केल से करेंगे आप तो ये हो जाएगा t1, और x2 का टाइम यहां पर क्या हो गया आपका, ये t2 हो गया, ठीक है, t1 और t2। अब आप जरा देखिए, जो यहां से यहां तक का परिवर्तन है ये क्या है, डेल एक्स क्या है, x2 माइनस x1 है। और जो यहां से यहां तक का परिवर्तन है ये क्या है, डेल टी, यानी डेल टी बराबर
T2 माइनस क्या है, T1 है। ठीक, हमने अभिकारक पर इसको आपके सामने व्यक्त किया। यही काम आप उत्पाद पर कर सकते हो, यही काम उत्पाद पर कर सकते हो। देखो T1 टाइम पर उत्पाद यहां और T2 टाइम पर उत्पाद आपका यहां आ जाएगा। ठीक है, यहां पर ले लेंगे, T2 टाइम पर यहां पर आ जाएगा। अब उत्पाद के सापेक्ष भी वैसे ही आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब अगर मैं कहूं यहां पर औसत दर बराबर क्या लिखोगे आप, x2 माइनस x1 अपान T2 माइनस T1 बराबर माइनस डेल x अपान डेल t। इस ग्राफ के सहायता से हम सभी लोग औसत दर को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यह था कि जब औसत दर को आप ग्राफ द्वारा व्यक्त करिएगा तो ग्राफ के उन्हीं भागों को लीजिएगा जहां पर सांद्रता में अच्छा परिवर्तन हो रहा हो, सांद्रता में अच्छा परिवर्तन हो रहा हो, सटीक परिवर्तन हो रहा हो, उसी ग्राफ को उसी टाइम पर आप सांद्रता और टाइम का संबंध व्यक्त करके औसत दर को व्यक्त कर सकते हो। ठीक है ना। अब उसके बाद जब अब यही चीज उत्पाद के सापेक्ष लिखना होता तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो इधर देखो, मैं यहां लिख रहा हूं आर, और यही क्या हो जाएगा, प्लस लिखेंगे डेल एक्स, ये हम लिखेंगे पी, पी फॉर प्रोडक्ट, ये लिख दिया मैंने। ये हो गया हमारा रिएक्टेंट के सापेक्ष, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट के सापेक्ष। इस तरीके से आप सभी लोग औसत दर को ग्राफ द्वारा व्यक्त कर सकते हो। इस पर आए हम आपको थोड़ा सा जितना मैंने कुछ बताया उस पर एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करा देते हैं। एक न्यूमेरिकल औसत दर को लेकर के हम व्यक्त करा देते हैं आपको। तीन 318 केल्विन पर क्वेश्चन है, पर N2O5 के अपघटन की अभिक्रिया का अध्ययन, N2O5 के अपघटन की अभिक्रिया का अध्ययन CCl4 विलयन में, CCl4 विलयन में, आपके बुक का न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, CCl4 विलयन में N2O5 की सांद्रता के मापन द्वारा किया गया, सांद्रता के मापन द्वारा किया गया। प्रारंभ में N2O5 की सांद्रता 2.33 मोल पर लीटर थी, जो 184 मिनट बाद घटकर 84 मिनट बाद घटकर 2.08 मोल पर लीटर, 2.08 मोल पर लीटर रह
रह गई। निम्न समीकरण के अनुसार समीकरण के अनुसार क्या 2N2O5 4NO2 प्लस O2 अभिक्रिया के औसत वेग की गणना घंटों, मिनटों तथा सेकंड के पदों में कीजिए। घंटों, मिनटों तथा सेकंडों में कीजिए। और क्या कर रहा है, इस समय अंतराल में NO2 के उत्पादन की दर क्या है। इस समय अंतराल में NO2 के उत्पादन की दर क्या है। ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है और इसका मतलब समझो। यहां समझो, ये अभिक्रिया दिया हुआ है, इसकी प्रारंभिक सांद्रता दी है, इसकी अंतिम सांद्रता दी हुई है, समय अंतराल दिया हुआ 184 मिनट का दिया हुआ है। अब आप याद करो, हम कैसे इसके पहले सॉल्व किए थे प्रॉब्लम को। भले ही डेटा नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम तो सॉल्व ही कर रहे थे हम लोग। तो अब क्या करोगे आप, पहले इस अभिक्रिया का आप औसत दर लिखोगे। ऐसे प्रॉब्लम जब भी आ जाए तो ऐसी अभिक्रिया का औसत दर लिखना। क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, इसलिए पहले आप एक इसका ग्राउंड तैयार करिएगा। अब देखिए इसका हल क्या होगा, इसका सॉल्यूशन करना आप लोगों को। तो दिया है क्या, N2O5 दिया है, यानी प्रारंभिक। ठीक, कितना दिया है, 2.33 मोल पर लीटर दिया है। उसके बाद N2O5 भी दिया है, 2.08 मोल पर लीटर, और समय अंतराल दे दिया है इतने समय में। इसका मतलब समय अंतराल दिया हुआ है, इसका मतलब डेल टी बराबर 184 क्या दिया है, मिनट दिया हुआ है, 184 मिनट दिया हुआ है। ठीक, ये चीजें आपके पास दी हुई है। अब आप क्या करोगे, लिखोगे समीकरण N2O5 जैसा वहां दिया उसी के हिसाब लिखना है आपको। तो फिर 4NO2 प्लस O2, इसके लिए डेल एक्स अपान डेल टी क्या लिखोगे, -1/2 डेल N2O5 बाई डेल टी बराबर 1/4 डेल NO2 बाई डेल टी बराबर डेल O2 डेल टी। लेकिन आपको क्या लेना है, आपको केवल यही दो लेना है, क्योंकि इसी का तो दिया हुआ है, इसी का दिया हुआ इसको पूछा है। जब आपको
चूंकि डेल एक्स डेल टी बराबर माइनस 1/2 डेल n2/5 डेल टी, तो माइनस साइन से आपका तो कोई मतलब है नहीं, -1 से गुणा कर दिया, खत्म हो गया माइनस साइन। अब हम लिखेंगे डेल एक्स अपान डेल टी बराबर 1/2, इधर देखिए यहां पर क्या लिखोगे आप, n2/5 2 माइनस क्या लिखोगे, n2/5 1 डिवाइडेड बाई डेल टी। अब क्या हो जाएगा, डेल एक्स डेल टी बराबर 1/2, इसका मान कितना है 2.08 है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर कितना है 2.33 है, अपान क्या हो जाएगा 184, ठीक, यहां मिनट है, ठीक है, यहां मिनट है। तो ये देखो यहां क्या हो गया, मोल हो गया, ठीक है, पर लीटर, यहां क्या हो गया, ये आपका मिनट, ठीक है। चल भाई, डेल एक्स डेल टी माइनस 1/2, इधर अंतर निकाल लो। अंतर क्या हुआ 2.33 2.08 5 2, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ गई, ये परिवर्तन हुआ, हमारे पास क्या हुआ -0.5 184, यानी कुल मिलाकर के हो गया डेल एक्स डेल टी बराबर प्लस हो गया ये 1/2.25 डिवाइडेड बाई 184, यही आपको सॉल्व करना है। मात्रक क्या हुआ, मात्रक देखिए मोल पर लीटर पर मिनट हो गया, पर मिनट, ठीक है, पर मिनट हो गया आपका, ये सॉल्व करना है तो उसको सॉल्व करके देख लीजिए। ये आपका हो जाएगा मैं भी सॉल्व कर दे रहा हूं, आप लोग भी सॉल्व कर लीजिए इसको। 0.25 डिवाइडेड बाई 184 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया आपका 6.7 10 के पावर -4, ठीक है, 6 पॉइंट, ये हो जाएगा वैल्यू आपका, अगर पूरा लिखा जाए 0.000679 मोल पर लीटर पर मिनट लिख सकते हो। इधर हो गया आपका 6.79 इंटू 10 टू पावर -4 मोल लीटर पर मिनट, ठीक है। देखो जी, आपका मिनट में पूछा था, वो एक आंसर आ गया, मिनट वाला आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है, मिनट को कन्वर्ट करना है किसमें, सेकंड में, तो क्या करोगे 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें करिए इसको, इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ठीक है, तो ये सेकंड में हो जाएगा, मतलब हो गया ये मिनट में हो गया, ठीक है। उसके बाद डेल एक्स अपान डेल टी बराबर 6.79 -4 मोल पर लीटर गुणे 60 कर दिया, क्या हो जाएगा पर सेकंड हो जाएगा, ये करिए इसको। तो इसमें मल्टीप्लाइड बाई 60 4.07, क्या हो जाएगा 4.07 4.07 10 टू पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकंड के फॉर्म में।
ये पर मिनट है इसमें। हाँ, ये आपका जो पर मल्टीप्लाई किया ना, ये आपका आ गया पर आवर में। मल्टीप्लाई किया पर आवर में, जो कि पर मिनट है वो, ये हो जाएगा पर आवर में। ठीक है, ये पर आवर, यहाँ हो जाएगा पर आवर, पर आवर। और उसमें क्या करो फिर, डिवाइड करो डेल एक्स, क्योंकि पर मिनट में है वो, क्या हो जाएगा, डिवाइड करना है। तो हमारा हो जाएगा ये 6.7 6 पॉइंट कितना है, 79 10 के पावर -4 मोल पर लीटर। और यहाँ पर 1 सेकेंड बाई 60 करना है मिनट में। ठीक है ना। तो अब आप क्या करो, यहाँ पर डिवाइडेड बाई 60 और ये हो जाएगा पर सेकेंड। तो अगर इसको डिवाइड करोगे का 6.79 डिवाइडेड बाई 60, तो लगभग आपका 0.11 ये आंसर आ जाएगा इसका। तो 0.11 का मतलब 1.13 इंटू 10 टू पावर या -5 कर दीजिए मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका आंसर। ये पर आवर में आ गया, ये पर सेकेंड में आ गया, और यहाँ क्या था, पर मिनट में आ गया। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ उसमें किया हुआ है। आपके पास एक क्वेश्चन और किया हुआ है, उसको देखें आप जरा ध्यान से। एक क्वेश्चन क्या किया हुआ है कि NO2 के उत्पादन का दर उसी समयांतराल पूछा हुआ है। NO2 का नहीं, इसी समयांतराल में NO2 के उत्पादन का दर। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने अभिक्रिया की दर को निकाल लिया। अभिक्रिया की दर को उसी समयांतराल में उसी मात्रक में ले लो आप। तो अब आपको पता है कि हमें NO2 और दर चाहिए, तो NO2 और दर को ले लीजिए। अब आपको N2O5 से कोई मतलब है नहीं, तो क्या करोगे, दूसरे में क्या ले हुए आप, डेल एक्स बाई डेल टी बराबर क्या है, 1/4 डेल NO2 बाई डेल टी। तो आपको पता है इसको निकालना है, क्या लिखेंगे, NO2 बाई डेल टी क्या हो जाएगा, 4 इंटू डेल एक्स बाई डेल टी। 4 इंटू 6.79 10 के पावर -4 मोल पर लीटर पर मिनट, पर मिनट। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 36 28 3 और 24 3 27, लगभग आपका 2716 10 के पावर -4 मोल पर लीटर पर मिनट। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें आप इसको जितना छोटा करना चाहो कर सकते हो। यहाँ ये हो जाएगा हमारा, या इसी को लिख सकते, जो बुक का आंसर है 2.72 है, यहाँ लिख सकते हो 16 10 के पावर -3 मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है ना। इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यही तरीका है। आज मैंने आपको सिखाया औसत दर कैसे निकालते हैं। माय डियर्स, अगर वास्तव में आप समझे, वास्तव में आपने समझने का प्रयास किया, तो कुछ करना नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही नहीं है। केवल और केवल क्या करना है, ये जो जहां जहां डेल नजर आ जाए वही क्या कर देना है, डी कर देना है। लेकिन ग्राफ में वो काम नहीं करना है, ग्राफ में वो काम नहीं करना है। केवल दर को व्यक्त करने का जो काम है, जहां जहां डेल नजर आ जाए वही वही डी कर दीजिए। आपका इंस्टेंटेनियस रेट पता चल जाएगा, ताक्षणिक दर आपको ज्ञात हो जाएगा। ये क्लियर रखो आप। अब देखो, हमने पढ़ा तो मात्र एक, और काम हो गया हमारा दोनों का। केवल ग्राफ में समझाना हमको रह जाएगा कि ग्राफ के द्वारा हम ताक्षणिक दर अर्थात इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे ज्ञात करेंगे। अब यहां पर जो आपने आज स्टडी किया, इसे अब किसी भी एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता, आप उससे गलत नहीं कर सकते। थोड़ा सा भी केयरफुल रहेंगे, बस मात्रक का परिवर्तन, जैसे
यहाँ पर क्या था, मिनट में दिया हुआ था, आर में पूछ दिया, सेकंड में पूछ दिया, ऐसे ही सेकंड में दे करके मिनट में पूछ सकता है, आर में पूछ सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, मात्रक को ध्यान रखना बस। जैसे यही लीटर दिया हुआ है, यहाँ पर क्यूबिक डेसीमीटर हो सकता है। क्या हो सकता है, क्यूबिक डेसीमीटर हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं 1 लीटर बराबर 1 क्यूबिक डेसीमीटर होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू आपका 1 क्यूबिक डेसीमीटर होता है। ये ध्यान रखो, ये डेसीमीटर में मात्रक हो सकता है, फिर मात्रक का खेल हो सकता है। ये तरीका लगाने का, वो तरीका आपका वही रहेगा। इस तरीके से हम सब लोग औसत दर हो या पाक्षणिक दर हो, इंस्टेंटेनियस रेट हो, सबकी गणना कर सकते हैं। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके पास मौजूद हैं, उसे आप सॉल्व कर सकते हो यदि कंसेप्ट बन गया तो। इसी पर लेक्चर को हम एंड करते हैं और अगले लेक्चर में फिर इसी के आगे का टॉपिक हम लेकर आएंगे, जहां पर आपको हम पाक्षणिक दर को ग्राफ के द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है इसकी बात कराएंगे, और उसके बाद हम आपको दर का मात्रक बताएंगे, और उसके बाद तब आगे के कड़ी में हम कारकों की बात आपसे करते चलेंगे। ओके, आज का टॉपिक यहीं पर